नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार साथियों, आज हम आपके 12वीं कक्षा के अध्याय 3 आव्यूह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों के लिए आपको 1 अंक, 3 अंक एवं 4 अंक प्रस्तावित हैं। तो इन अंकों के आधार पर ही आप अपनी तैयारी रखेंगे। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। 1 अंक की प्रश्न हेतु इस अध्याय से मुख्यतः कोटि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ गुणों जैसे लांबिक आव्यूह, सममित और विषम सममित आव्यूह और अन्य गुणधर्मों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है कि 2 आव्यूह तुलनीय कब कहलाते हैं। तो तुलनीय अर्थात ये कोटि से संबंधित प्रश्न है कि हमारा जो भी आव्यूह होगा तो वो तुलनीय कब कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 आव्यूह तुलनीय तब कहलाते हैं जब पहले आव्यूह के पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या जो है वो दूसरे आव्यूह के पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या के बराबर हो। अर्थात पहले आव्यूह की कोटि दूसरे आव्यूह की कोटि के बराबर हो, तब दोनों आव्यूह तुलनीय होते हैं। और तुलनीय आव्यूह जो हैं आपस में जोड़े तथा घटाए जा सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्या 2 आव्यूहों का योग एवं गुणन सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय नियम जो है आप सभी लोग जानते हैं कि आपस में क्रम बदल देने पर प्राप्त होता है। तो योग का क्रम विनिमय नियम योग के लिए होगा और गुणन का गुणा के लिए होगा। तो आव्यूह में योग जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन आव्यूह का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसको आप गुणन द्वारा कर देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज आगे कई जगह होता है, इसे आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि a बराबर 2002 है तब a क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो दिया हुआ आव्यूह है वह एक अदिश आव्यूह है। तो अदिश आव्यूह में जैसे a क्यूब निकालेंगे आप, तो यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, अर्थात 8008 प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इसको अगर हम a से अलग रख के देखें तो यहाँ बाहर हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे अदिश गुणन और अदिश आव्यूह दोनों प्रॉपर्टी को मिला के यूज किया गया है। तब a क्यूब का मान 2 की घात 3 माइनस 1 गुणा a होगा। या इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो किसी भी अदिश आव्यूह के लिए, अदिश आव्यूह a के लिए a की घात n बराबर a जो उसका अवयव है, शून्यतर अवयव, उसकी घात n-1 गुणा a के बराबर होगा। आइए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी हमारा इसी प्रकार है। अगले प्रश्न में हमें जो है ये सिद्ध करना है कि कोई आव्यूह एक कब सममित आव्यूह कहलाता है, ये बतलाना है हमें। तो सममित आव्यूह की परिभाषा है यदि किसी आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह के बराबर हो तब वो सममित आव्यूह कहलाता है। यह इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर यदि किसी आव्यूह का परिवर्त उस मूल आव्यूह के बराबर है तब हमारा आव्यूह जो है वो सममित आव्यूह कहलाएगा। इसी प्रकार विषम सममित आव्यूह के बारे में जान लेते हैं। तो विषम सममित आव्यूह कब कहलाएगा, जब वो उसका परिवर्त तो मूल आव्यूह के बराबर नहीं हो, लेकिन परिवर्त में यदि ऋण चिन्ह का गुणा कर दें तो वो मूल आव्यूह के बराबर हो जाए, तब हमारा दिया हुआ आव्यूह जो है वो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई अवयव ए कब लांबिक अवयव कहलाता है? लांबिक ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है वो कब कहलाएगी? तो यदि किसी अवयव में उसके परिवर्त का गुणा करने पर, किसी अवयव में उसके परिवर्त का गुणा करने पर हमें एक तत्समक अवयव प्राप्त हो, तो मूल अवयव जो है वो एक लांबिक अवयव कहलाता है। इस प्रकार यह भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो यदि a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा है तथा a प्लस a डैश बराबर आई अर्थात तत्समक अवयव है, तब थीटा का मुख्य मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा तत्समक अवयव ज्ञात कर लेते हैं। तो a जो हमारा दिया हुआ अवयव है, इसके हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया है और कॉलम को रो में चेंज कर दिया है, तो हमें परिवर्त प्राप्त हो गया है। जैसे ये हमारी प्रथम पंक्ति है ए की, जो कि ए डैश की प्रथम स्तंभ बन गई है, और ए की जो द्वितीय पंक्ति है वो ए डैश का द्वितीय स्तंभ बन गई है। इस प्रकार हमें अवयव और उसके परिवर्त ज्ञात हो गए हैं। अब हमारे दिए हुए प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है a प्लस ए डैश बराबर आई, तो हम मान रख लेते हैं a प्लस ए डैश बराबर आई। ये हमने a का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, a डैश का मान प्रतिस्थापित कर दिया है, और i क्योंकि ये 2 गुणा 2 के बारे में बात हो रही है, तो 2 गुणा 2 का तत्समक अवयव होगा। अब चूंकि ये दोनों जो हैं वो तुलनीय अवयव हैं, तो तुलनीय अवयव में संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इनको संगत अवयवों को जोड़ लिया जाता है। cos थीटा में cos थीटा को जोड़ लिया जाएगा, माइनस साइन थीटा में साइन थीटा को जोड़ लिया जाएगा, साइन थीटा में माइनस साइन थीटा को जोड़ लिया जाएगा, और cos थीटा में cos थीटा को जोड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर cos थीटा में cos थीटा को जोड़ने पर 2 cos थीटा प्राप्त होगा, और माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 प्राप्त होगा, साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा 0 प्राप्त होगा, और cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा प्राप्त होगा। इस प्रकार जो हमें अगली स्टेप में 2 cos थीटा 0 0 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 0 0 1 प्राप्त होगा। अब चूंकि ये तुलनीय अवयव हैं, तो इसके संगत अवयवों की तुलना की जा सकती है। तो यहाँ पर संगत अवयवों की तुलना करने पर हमको 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्राप्त होगा हमें। तो हम जब इस मान को हल करते हैं तो cos थीटा बराबर 1/2 प्राप्त होता है, और cos थीटा बराबर 1/2 से थीटा का जो मुख्य मान है वो π/3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने थीटा का मुख्य मान प्राप्त कर लिया है। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। अंकीय प्रश्न है। 2 अंकीय प्रश्न हेतु हम ये जो प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। सरल कीजिए cos थीटा गुणा एक मैट्रिक्स दिया है 2 गुणा 2 का, जिसके अवयव हैं cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा मैट्रिक्स sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इसको हमें सरल करना है। तो ये अदिश गुणन की प्रॉपर्टी पर आधारित है। तो इसको हम जब सरल करेंगे तब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें जो गुणा करना है, ये अदिश गुणन में जो अदिश राशि है जो मैट्रिक्स के बाहर है, उसका गुणा जो है वो सभी अवयवों में हो जाता है। तो ये जो गुणा है वो इस प्रकार सभी अवयवों में हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें साइन थीटा का गुणा सभी अवयवों में हो जाएगा। इसके बाद चूंकि ये तुलनीय अवयव है तो ये जोड़ लिए जाएंगे। आइए देखते हैं हम। तो इसमें आगे हल करने में हमें क्या प्राप्त होता है, पहले हम प्रश्न को पुनः उतारेंगे। तो प्रश्न को पुनः उतारने में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। जब हम इसका गुणा कर लेते हैं तो cos थीटा में cos थीटा का गुणा करने पर cos स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है, cos थीटा में sin थीटा का गुणा करने पर cos थीटा sin थीटा प्राप्त होता है,
cos थीटा में माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर माइनस cos थीटा sin थीटा प्राप्त होता है। ऐसे ही cos थीटा में cos थीटा का गुणा करने पर cos स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। प्लस sin थीटा में sin थीटा का गुणा करने पर sin स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। sin थीटा में माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई करने पर माइनस sin थीटा cos थीटा प्राप्त होता है। sin थीटा में cos थीटा का मल्टीप्लाई करने पर sin थीटा cos थीटा प्राप्त होता है और sin थीटा में sin थीटा का मल्टीप्लाई करने पर sin स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। जब हम इसे आगे हल करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये चूंकि ये प्लस में है तो इसके संगत जो अवयव हैं उनको योग कर देंगे। cos थीटा sin थीटा का एडिशन जो है माइनस साइन थीटा cos थीटा से होगा तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार माइनस cos थीटा sin थीटा का sin थीटा cos थीटा से एडिशन होगा तो 0 प्राप्त होगा और cos स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा प्लस होगा तो ये 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक नया अवयव मिलता है उसके एलिमेंट 1 0 0 1 होते हैं। यही हमारे दिए हुए प्रश्न का सरलतम रूप है। तो इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें आपको हल करना आना चाहिए। आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y बराबर एक अवयव दिया हुआ है जो कि है आपका x प्लस y एक अवयव है जो कि 5209 है और दूसरा x माइनस y उसका मान भी अवयव के रूप में दिया हुआ है जो कि 360-1 है। तो इस प्रकार x प्लस वाई और x माइनस वाई के मान दिए हुए हैं। आपने कक्षा 10वीं में पहले ही रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा है तो उसी प्रकार इसको हल करेंगे और आगे हम इसके x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्राप्त होता है। तो हमारा चूंकि दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 2 0 9 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार x माइनस वाई का जो मान दिया हुआ है 3 6 0 -1 इसको समीकरण 2 का मान दे देते हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे आप जानते हैं कि हल करने के लिए हमारे पास अगर इन दोनों समीकरण को देखा जाए तो यदि दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा तो इसमें से y कैंसिल हो जाएगा और इस घटा दिया जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार की विधि जो है हम आगे अपनाएंगे और इसको आगे हल करेंगे। तो देखते हैं, पहले दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया है। जोड़ने पर देखिए यहाँ पर y और y जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपके। ये आपके y और y जो है वो कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पर ये y और ये y कैंसिल हो गए हैं। अब इन y और y कैंसिल होने के पश्चात जो है आपके पास यहाँ पर क्या बचता है, x और x बचता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x और x को जोड़ने पर हमें 2x मिलता है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को जोड़ते हैं तो राइट हैंड साइड को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्योंकि ये दोनों तुलनीय अवयव हैं तो इसलिए इसके संगत अवयव जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो संगत अवयव जोड़ने में ये हमारा पहला जो अवयव है a11 ये दूसरे अवयव के a11 से जुड़ेगा, 5 3 से जुड़ जाएगा। दूसरा a12 जो है वो दूसरे अवयव के a12 से जुड़ेगा। फिर a21 जो है दूसरे अवयव के a21 से जुड़ेगा। इसी प्रकार a22 जो है वो दूसरे अवयव के a22 से जुड़ेगा। जब इस प्रकार एडिशन होगा तो एडिशन को लिख के दिखा दिया गया है 5 + 3 2 + 6 0 + 0 एंड 9 - 1। जब हम इसको हल करते हैं तो 5 और 3 को जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, 2 और 6 को जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, 0 और 0 को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है और 9 में से 1 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ये हमें 2x का मान प्राप्त हुआ है। ये x का मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो x का मान प्राप्त करने के लिए
हम इस 2 का पक्षांतर कर देंगे। इस 2 का पक्षांतर करके हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो यहाँ पर हमें x का जो मान प्राप्त हुआ है वो 1/2 8808 का एक अवयव प्राप्त हुआ है। जब यहाँ पर अदिश गुणन की जो परिभाषा है उसका प्रयोग करते हुए इस 1/2 का जो गुणा है वो सभी अवयवों में हो जाएगा। तब यह हमें इस प्रकार प्राप्त होता है x बराबर 8/2, 8/2, 0/2 और 8/2। ये इसको सरल कर लेते हैं तो x का मान 4404 का एक अवयव प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने x का मान प्राप्त कर लिया। y का मान प्राप्त करने के लिए हम हमारे समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर हमारा x से x कैंसिल हो जाता है और y जोड़ के 2y आ जाते हैं। और राइट हैंड साइड के संगत अवयवों को घटाने पे हमें 5 - 3 फिर 2 - 6 0 - 0 और 9 -1 अर्थात 9 + 1 प्राप्त होता है। इसको हम सरल कर लेते हैं तो 2y = 2 - 4 0 10 प्राप्त होता है। यहाँ y का मान निकालने के लिए हम 2 का पक्षांतर कर लेते हैं तो y बराबर 1/2 2 - 4 0 10 प्राप्त होता है। अदिश गुणन की परिभाषा से इस 1/2 का गुणा हर अवयव में हो जाएगा तो ये 2/2 - 4/2 0/2 और 10/2 के एक मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम सरल करके y का मान प्राप्त कर लेते हैं जो कि 2/2 अर्थात 1 - 4/2 अर्थात -2 और 0/2 अर्थात 0 और 10/2 अर्थात 5 का एक मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यह 2 × 2 का मैट्रिक्स है। इस प्रकार हमने x और y के जो 2 मान हैं वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। x का जो मान है वो 4404 का एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का और y का जो मान है वो 1 - 2 0 5 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है। इस प्रकार हमने दिए हुए प्रश्न में x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यदि a बराबर 2 - 3 - 4 7 तो हमें यह सिद्ध करना है 2a इनवर्स = 9i - a। देखने में ये लगता है कि ये प्रश्न जो है वो चूंकि बड़ा है तो ये 2 अंक में नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसलिए इसको 2 अंक में दिया जा सकता है या 3 अंक में भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास a का मान है 2 - 3 - 4 7, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। a इनवर्स ज्ञात करने के लिए या तो संक्रिया वाली विधि होती है या एडजॉइंट मेथड होती है, तो हम एडजॉइंट वाली मेथड लगाएंगे क्योंकि वो 2/2 के मैट्रिक्स में ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले a इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को ज्ञात कर लेना है, कहीं वो शून्य तो नहीं है। अगर शून्य है तो इसका इनवर्स जो है व्युत्क्रम जो है वो संभव नहीं होगा। तो हम इस दिए हुए आव्यूह जो है उसके सारणिक का मान निकालते हैं। इसका सारणिक बनेगा और उसका मान निकलेगा। तो जब सारणिक का मान निकालने के लिए हमारा 2 में 7 का गुणा करके और -4 में -3 का गुणा करके पहले वाले में से दूसरे का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो ये सारणिक a का मान जो है 2 × 7 -3 × -4 जो कि 2 के रूप में प्राप्त होता है, जो कि शून्य नहीं है। जब ये शून्य नहीं है तो हम आगे इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए आप लोगों को मालूम है कि इसका सहखंडज ज्ञात करना पड़ता है और सहखंडज ज्ञात करने के लिए पहले सहखंड आव्यूह निकालते हैं। तो सहखंड आव्यूह का परिवर्त लेके सहखंडज ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं तो चीजों को थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। पहले हम A11 निकालते हैं। A11 एलिमेंट में ये पहली वाली जो पंक्ति है वो पहला वाला स्तंभ, इन दोनों को छुपा लिया जाएगा। तो पहली वाली पंक्ति और पहले वाले स्तंभ दोनों को हम छुपा लेते हैं। यहाँ पर हमने ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लिया है।
तब हमारे पास 7 प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि ये 1 1 है तो 1 + 1 एक इवन नंबर है, तो इसका चिन्ह बदलेगा नहीं, तो A11 का मान 7 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार A12 ज्ञात करने के लिए हम 1 2 है अर्थात पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाने के लिए हमने पहले पहली पंक्ति को छुपा लिया है और दूसरे स्तंभ को छुपा लिया है। तब हमें -4 प्राप्त हुआ है, लेकिन चूंकि 1 + 2 एक ऑड नंबर है, तो -1 की घात एक ऑड नंबर होने पर ये माइनस चिन्ह के रूप में प्राप्त होता है, तो इसका चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, तो -4 का चिन्ह बदल के वो +4 हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम A21 ज्ञात करते हैं, तो A21 ज्ञात करने के लिए हम दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लेते हैं। तो यहाँ हम दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लेते हैं, तब हमें -3 प्राप्त होता है, लेकिन पुनः यहाँ पे 2 + 1 एक ऑड नंबर है, तो इस -3 का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अब A22 प्राप्त करने के लिए हम दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे और देखते हैं कौन सा अवयव प्राप्त होगा। तो ये हमने दूसरी पंक्ति को छुपा लिया है और दूसरे स्तंभ को छुपा लिया है, तो हमें 2 प्राप्त होता है, और चूंकि 2 + 2 4 एक इवन नंबर है, तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब हम सीधे एडजॉइंट ए निकालते हैं अर्थात सहखंडज निकालते हैं। तो सहखंडज निकालने के लिए हमें सहखंड आव्यूह का परिवर्त करना होता है, तो यहाँ परिवर्त करके ही सीधे लिख दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे A11 और यहाँ A12 होता है, पर उसका परिवर्त करके A12 यहाँ लिख दिया गया है, A21 यहाँ लिख दिया गया है, A22 यहाँ लिख दिया गया है। तो ये हमारा सहखंडज आव्यूह सहखंडज है। तो एडजॉइंट ए जो है वो A11, A21, A12 और A22 के मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। A11 का मान 7, A21 का मान जो है 3, A12 का मान जो है 4 और A22 का मान 2, ये प्राप्त हुआ है। अब हम जानते हैं कि हमारा A इनवर्स का जो सूत्र है वो ये होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और A इनवर्स का मान ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात हम इसके लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान निकाल के इसे सत्यापित करेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस सूत्र में मान प्रतिस्थापित कर देंगे, तब A इनवर्स इज इक्वल टू जो हमारा एडजॉइंट A का मान आया था 7, 3, 4, 2 और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A जो आई थी वो 2 आई थी। अब यहाँ पर चाहें तो हम 1/2 का अंदर गुणा कर सकते हैं, परंतु आपने क्वेश्चन में पीछे देखा है कि 2A इनवर्स चाहिए, तो हम इसका गुणा करने के बजाय इस 2 का पक्षांतर इधर कर लेते हैं, तो हमें 2A इनवर्स का मान आ जाता है। 2A इनवर्स का मान 7, 3, 4, 2 के 2 × 2 के मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जिसकी बाद में आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है 9i - a, तो 9i - a का अर्थ यह है, चूंकि 2 × 2 का मैट्रिक्स है पूरे क्वेश्चन में, तो I2 का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे I जो है वो तत्समक आव्यूह को प्रदर्शित करता है, तो हम मान रख देते हैं। यहाँ I के स्थान पे हमने एक तत्समक आव्यूह 1001 रखा है, माइनस A का मान जो हमें दिया हुआ है 2 - 3 - 4 7 रख दिया है। इसको आगे हम हल कर लेते हैं, तो अदिश गुणन की परिभाषा से 9 का गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाएगा, जिससे हमें 9 0 0 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पे -A का मान तो उसी प्रकार से आगे लिख देते हैं। अब हम संगत अवयवों को घटा लेते हैं, तो 9 - 2 0 -3 अर्थात 0 + 3, 0 - 4 अर्थात 0 + 4 और 9 - 7 प्राप्त होता है, जिसको देखने पर हमें हल करने पर हमें 9 - 2 अर्थात 7, 0 + 3 अर्थात 3, 0 + 4 अर्थात 4 और 9 - 7 अर्थात 2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार 9i - a का मान हमें 7, 3, 4, 2 प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 2 द्वारा इंगित कर लेते हैं। अब अगर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें, तो यहाँ पे इनके राइट हैंड साइड बराबर हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 की हम तुलना कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 2a इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस a। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने हमारे प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न है जो कि फिर मैट्रिक्स के स्क्वायर और उसके परिवर्त पर आधारित है। तो हमें यहाँ पे यदि एक मैट्रिक्स 2x2 का है जो कि 2, 3, 5, -7 के रूप में दिया गया है, तो हमें a स्क्वायर के परिवर्त का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें a स्क्वायर के परिवर्त का मान ज्ञात करना है। आइए इसका हल देख लेते हैं। हम पहले मैट्रिक्स A को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स A का जो मान है वो 2, 3, 5, -7 है। जब हमें A स्क्वायर की प्राप्ति करनी है तो A स्क्वायर की प्राप्ति के लिए हम मैट्रिक्स A में A का गुणा करेंगे। तो हमने मैट्रिक्स A को 2 बार लिख दिया है। गुणन के मैट्रिक्स के नियम से हम जानते हैं कि पहले अवयव के पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के कॉलम से होगा, जिससे हमें गुणन के पश्चात के अवयव प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं। तब जब हम A स्क्वायर में A का गुणा करते हैं तो पहला अवयव A11 प्राप्त करने के लिए हमें पहले अवयव की प्रथम पंक्ति और दूसरे अवयव के प्रथम स्तंभ को लेना पड़ेगा, और A12 के लिए पहले अवयव के प्रथम पंक्ति और दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ को लेना पड़ेगा, और इसी प्रकार अन्य सभी अवयव भी प्राप्त करने पड़ेंगे। A11 के लिए देखें, हम यहाँ 2 का गुणा 2 में हुआ है और प्लस 3 का गुणा 5 में हुआ है। इस प्रकार हमें A11 प्राप्त हो गया है। हमने पहले अवयव की पहली पंक्ति को लिया है और दूसरे अवयव के पहले स्तंभ को लिया है। आइए हम A स्क्वायर में इसकी प्रविष्टि कर लेते हैं। A स्क्वायर के प्रथम अवयव के रूप में हमने इसकी प्रविष्टि कर ली है। अब हम A12 का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने पहले अवयव की प्रथम पंक्ति को लिया है और दूसरे अवयव के दूसरे कॉलम को लिया है। अब 2 का गुणा 3 में कर लिया है, प्लस 3 का गुणा -7 में कर लिया है, और इस प्रविष्टि को A12 के स्थान पर लिख दिया है। अब A21 प्राप्त करने के लिए हम पहले अवयव की दूसरी पंक्ति को लेते हैं और दूसरे अवयव के पहले स्तंभ को लेते हैं। यहाँ हमने 5 का गुणा 2 में कर लिया है, प्लस -7 का गुणा 5 में कर लिया है। इस प्रविष्टि को हम A21 के स्थान पर लिख देते हैं। इसी प्रकार हम A22 ज्ञात करते हैं। A22 के लिए 5 का गुणा 3 में प्लस -7 का गुणा -7 में कर लिया है। इस प्रविष्टि को भी हमने A22 के स्थान पर लिख दिया है। अब हम इसे सरल करके लिख लेते हैं। सरल करके लिखने के लिए A स्क्वायर का मान 2 गुणा 2 4 प्लस 3 गुणा 5 15, 15 घन 4 19। इसी प्रकार दूसरा A22 का मान -15, A12 का मान -15, A21 का मान -25 और A22 का मान 64 प्राप्त होता है। अब हमें चूंकि इसका परिवर्त ज्ञात करना है तो हम रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर देंगे। इसके लिए हमने 19 -15 जो प्रथम पंक्ति है स्क्वायर की, उसे प्रथम स्तंभ बना दिया है, और -25 64 जो दूसरी पंक्ति है उसे दूसरा स्तंभ बना दिया है। इस प्रकार हमने A स्क्वायर डैश का मान प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद। आशा है आप सभी लोग इस वीडियो से जरूर लाभ उठाएंगे। अन्य भी ऐसे प्रश्नों को हल करते रहिए और अपने विषय शिक्षकों की सहायता लीजिए। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।